मतलब थियोफ्रास्टस ने अलग अपने काम किया, एरिस्टोटल ने अलग अपना काम किया, बोहीन ने अलग, प्लानी ने अलग। जैसे कि अभी क्या है भैया, लेक्चर सब लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं, सब लोग एक साथ तो बैठ के नहीं देख रहे ना। इक्वल वेटेज दिया गया किसको, आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को। इक्वल वेटेज दिया गया बच्चों आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स को, जिसमें से 165 फैमिली किसकी थी, आपकी मोनोडाइकॉट की थी। उन्होंने 165 फैमिली दी किसकी, डाइकॉट की। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एज वेल एज बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, कि कैसे बिहेव कर रहा है क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान ये कैसे बिहेव कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ नीट पे सभी बच्चों का स्वागत है बच्चा पार्टी। मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान हूं। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, द प्लांट किंगडम। ये उसका लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। तो एक बात बताऊं यार, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है। आपका शुरुआत का थोड़ा सा सेगमेंट आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन मेरी गारंटी है जैसे ही हम थोड़ा सा इसमें पेसअप करेंगे, जैसे ही हम कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल देखेंगे, टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल देखेंगे, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे, तो मेरी गारंटी है आपको मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये आपका द लिविंग गॉड, ठीक है। तो आपने जो लास्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था, आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था, 5 क्लासिफिकेशन थे, किंगडम मोनेरा, देन वी हैव प्रोटिस्टा, देन वी हैव फंजाई, देन वी हैव प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो मैंने आपको आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनके बारे में पढ़ लिया है। प्लांटे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली किंगडम प्लांटे बच्चे बहुत बड़ा किंगडम है, ठीक है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट किंगडम में से एक है, ठीक है। इसके अंदर में सारे क्लोरोफिल बियरिंग एंड एडवांस्ड एल्गे इसके अंदर में, एडवांस्ड बैक्टीरियाज या कह सकते हैं बच्चों एल्गे के फॉर्म में रखा गया है, वो सब आपके प्लांट किंगडम के अंदर में आते हैं। मतलब इन सब के अंदर में कैसे बच्चों, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, मतलब फोटोसिंथेटिक इन नेचर मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले, ठीक है। दे आर गोइंग टू क्रिएट देयर ओन फूड, अपना खाना ये खुद से बनाते हैं। तो चलते हैं बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 के साथ। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करेंगे एंड इससे पहले हम जानेंगे पूरा का पूरा ओवरव्यू, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में कैसे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हाउ डज दिस एंटायर प्लांट किंगडम वर्क्स, ठीक है। पूरा का पूरा प्लांट किंगडम को डिटेल में एक बार उसका ढांचा देख लेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, हाउ दिस एंटायर प्लांट किंगडम इज। तो बेटा ये जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके डिवाइड किया गया 2 सब डिविजन, ठीक है। इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स, 2 सब में ये डिवाइडेड है, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी, ठीक है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में क्या है बच्चे डिवाइडेड है, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। लेट मी टेक आउट द लाइन फॉर यू। ठीक है, तो नॉर्मल सही बना लेते हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ठीक है, इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस तरीके से 2 पार्ट में क्या है बच्चे डिवाइडेड होता है, ठीक है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन द नेम, क्रिप्टोगेमी and we have phanerogamy, ठीक है। It's been divided into 2 parts, cryptogamy and phanerogamy। दो पार्ट में क्या है बच्चों ये डिवाइडेड होता है। क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी में क्या है बच्चों ये डिवाइडेड होता है। अब ये जो क्रिप्टोगेमी है बच्चों, इसके अंदर में हमने कौन से प्लांट्स को रखे, इसके अंदर हमने क्या रखा बच्चे, क्रिप्टोगेमी में वो सारे ग्रुप्स को, वो सारे आपकी क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जिसके अंदर में क्या है बच्चों, 6 ऑर्गन कैसा एम्बेडेड, ठीक है। दे हैव एम्बेडेड 6 ऑर्गन, मतलब बाहर की तरफ नहीं है, अंदर छुपा हुआ 6 ऑर्गन है। दे हैव एम्बेडेड 6 ऑर्गन, ठीक है। इनके 6 ऑर्गन कैसे हैं बच्चों, काफी छुपे हुए अंदर की तरफ है, और इनके पास कोई भी सीड नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी सीड, ठीक है। कोई भी फ्लावर नहीं, ठीक है। इनके पास सीड एंड फ्लावर नहीं होते, ठीक है। दे डू नॉट शो सीड एंड फ्लावर, ठीक है। इनके पास सीड एंड फ्लावर नहीं होते बिल्कुल भी। अब वही अगर हम फेनेरोगेम्स के बारे में बात करें, फेनेरोगेम्स में कैसे होते हैं बच्चे, दे हैव एक्सपोज्ड 6 ऑर्गन, ठीक है। दे हैव एक्सपोज्ड 6 ऑर्गन, इनके पास एम्बेडेड थे, अंदर की तरफ छुपे हुए थे। इनके पास 6 ऑर्गन कैसे खुले हुए, बाहर निकले हुए, एक्सपोज्ड 6 ऑर्गन्स,
इनको कुछ छुपाना ही नहीं है पूरी दुनिया के सामने एज इट इज। ठीक है, दे हैव एक्सपोज सेक्स ऑर्गन। इनके पास क्या होता है बच्चे, इनके सभी के पास क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन। फेनेरोगेम्स में सबके पास कैसे हैं बच्चे, सीड का फॉर्मेशन है। ठीक है, दे ऑल हैव सीड फॉर्मेशन। ठीक है, इन सब के पास क्या होता है बच्चे, सीड का फॉर्मेशन सबके पास है। एंड कुछ के पास क्या होता है बच्चे, फ्लावर। फ्लावर सब में नहीं, फ्लावर सब में नहीं होता है, लेकिन सीड सब में होता है इनके ग्रुप में। तभी इनके सीड होने की वजह से, सीड होने की वजह से इनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्पर्मेटोफाइट्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीड वी कॉल देम एज स्पर्मेटोफाइट्स। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्पर्मेटोफाइट्स भी बुलाते हैं। किस वजह से बच्चों, सीड होने की वजह से, सीड के फॉर्मेशन की वजह से इनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्पर्मेटोफाइट्स भी बुलाते हैं। अब ये जो हमारा क्रिप्टोगेमी है बच्चों, ये फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, दिस क्रिप्टोगेमी इज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट में क्या है बच्चों, ये डिवाइडेड है आपका क्रिप्टोगेमी। ठीक है, इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट में क्या है बच्चों, इसको डिवाइड कर लेते हैं अब हम। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज द थैलोफाइटा, जिसके अंदर में सारे एल्गे रखे गए। ठीक है, थैलोफाइटा जिसके अंदर में सारे एल्गे रखे गए। देन वी हैव ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर में ब्रायोफाइट्स आए सारे के सारे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। देन आए क्या बच्चे आपके टेरिडोफाइटा, जिनको हम क्या बुलाते हैं, वैस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, या फिर हम इनको ये भी बुलाते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगेम। टेरिडोफाइट्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और वही अगर हम स्फेनेरोगेम्स या स्पर्मेटोफाइट्स के बारे में बात करें, ये भी बच्चे 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बच्चों मैंने एक लेक्चर में आपको ये बताया था, जो भी हम इस साइड पे लिखते हैं, ये कौन सा साइड है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड, वो कैसा होता है, प्रिमिटिव। जो भी हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं वो कैसा होता है बच्चे, एडवांस। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव है और ये क्या है बच्चे, आपका एडवांस है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एडवांस कौन से हैं बच्चे, आपके एंजियोस्पर्म। द मोस्ट एडवांस वन इज एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा एडवांस कौन से होते हैं बच्चे, आपके एंजियोस्पर्म होते हैं सबसे ज्यादा एडवांस। ठीक है, द मोस्ट एडवांस वन इज एंजियोस्पर्म। अब ये जो बेटा आपका थैलोफाइटा है, जिसके अंदर में हम क्या रख रहे हैं बच्चों, एल्गे रख रहे हैं, अब ये फर्दर डिवाइडेड होता है। ठीक है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड। इसके अंदर में हमने थैलोफाइटा में एल्गे रखते हैं, तो ये फर्दर डिवाइडेड है किसमें, क्लोरोफाइसी। देखो बच्चे, अभी तो सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू है ये। ठीक है, क्लोरोफाइसी हो गया। देन वी हैव फियोफाइसी, and then we have rhodophysi. ठीक है, इट इज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब ये जो ब्रायोफाइटा है ये भी डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, हेपेटोकॉप्सिडा। ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में, हेपेटोकॉप्सिडा, एंथ्रोसिरोप्सिडा, एंथ्रोसिरोप्सिडा एंड भैया आपका तीसरा पार्ट कौन सा, ब्रायोप्सिडा। आप बोल रहे हो सर कितने खतरनाक नाम है, क्या याद करने, हाँ बेटा याद करने आपको, ये सारे के सारे नाम आपको लिख लिख के याद होंगे, ऐसे याद नहीं होने वाले, ऐसे याद नहीं होने वाले, आपको एक एक नाम लिख लिख के याद करना पड़ेगा। और इस लेक्चर के बाद आप सबको ये नाम याद हो जाने चाहिए। अब टेरिडोफाइट्स में बात करें तो ये डिवाइडेड है किसमें, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा हो गया, स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, एंड टेरिडोप्सिडा।
ये सारे के सारे नाम आपको मुंह जबानी याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे नाम आपको मुंह जबानी याद होने, क्योंकि आगे चल के ये आपको डिटेल में पढ़ना है। इन सारे ग्रुप्स के बारे में डिटेल में आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसके कॉमन नेम लिख रखे हैं, लेकिन आपको साइंटिफिक नेम तो जानना ही पड़ेगा। ग्रुप का मेन नेम क्या है, ठीक है, ग्रुप का मेन नेम क्या है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद करने ही करने हैं। अब अगर हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें तो वी हैव साइकोडॉप्सिडा, इसके अंदर में 3 आते हैं, साइकोडॉप्सिडा, ठीक है। आपका क्या आ गया बच्चे, आपका साइकोडॉप्सिडा आ गया, फिर कॉनिफेरॉप्सिडा आ गया, एंड फिर आ गया आपका नेटम। इस तरीके से ये क्या है बच्चे, आपका जिम्नोस्पर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है। साइकोडॉप्सिडा हो गया, या निटॉप्सिडा बुलाते हैं इसको, निटॉप्सिडा लिख लेते हैं, मेन नाम लिख लेंगे निटॉप्सिडा। इसका मेन नाम लिख लेंगे, ये क्या है बच्चे, निटॉप्सिडा। अब वहीं अगर हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें, एंजियोस्पर्म इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट में क्या होते हैं बच्चे आपके एंजियोस्पर्म डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन से बच्चे आपके, मोनोकॉटिलिडने एंड डाइकॉटिलिडने। एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मोनोकॉटिलिडने, तो मतलब सब एडवांस तो मोनोकॉट है, तो सबसे पहले हमें डाइकॉट लिखना पड़ेगा उसके लिए, डाइकॉटिलिडने एंड मोनोकॉटिलिडने। ये है भैया आपका पूरा का पूरा चैप्टर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, ये है पूरा का पूरा चैप्टर, जिसके बारे में आपको डिटेल में एक एक चीज क्या करनी है बच्चों, पढ़नी है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। प्लांट किंगडम को हमने 2 सब डिवीजन में, 2 सब किंगडम में डिवाइड किए, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में क्या होते हैं, दे हैव एम्बेडेड सेक्स ऑर्गन, मतलब इनके सेक्स ऑर्गन अंदर की तरफ छुपे हुए, इनके पास कोई भी सीड एंड फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता। और वहीं पे ये डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के में 3 पार्ट्स होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्रायोफाइटा में 3 पार्ट होते हैं, हेपाटोकॉप्सिडा, एंथ्रोसिडॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। टेरिडोफाइट्स में 4 पार्ट होते हैं, सिलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा। और वहीं पे अगर हम फेनेरो, आप बोल रहे हो सर ये क्या है इतना तेज तेज, भैया याद करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला है आंख बंद करो याद करो। फेनेरोगैम्स में ये क्या होते हैं बच्चों, एक्सपोज सेक्स ऑर्गन होते हैं, इनके पास सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर सब में नहीं होता, सीड सब में होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स। ये डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के 3 पार्ट हैं, साइकोडॉप्सिडा, कॉनिफेरॉप्सिडा एंड निटॉप्सिडा। एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट होते हैं, डाइकॉटिलिडने एंड मोनोकॉटिलिडने। सिंपल, सिंपल, एकदम सिंपल था ये, ठीक है। एग्जैक्टली ये क्या था बच्चे, आपका सिंपल था। तो इस तरीके से बच्चे आपका पूरा का पूरा प्लांट किंगडम क्या है बच्चों, डिवाइडेड, ठीक है। प्लांट किंगडम क्या है बच्चों, डिवाइडेड है, जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चे इस चैप्टर में भी आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का सेगमेंट पढ़ना है, ठीक है। आपने क्लासिफिकेशन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, आपने लिविंग वर्ल्ड में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को समझा, आपने फिर क्या कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एराज ऑफ क्लासिफिकेशन जाने। अब हम इनके बेसिस जानेंगे, ठीक है, क्या क्या अलग अलग तरीके से और भी हमारे क्लासिफिकेशन आए, ठीक है। हम इस क्लासिफिकेशन को और डिटेल पूर्वक जानेंगे। और डू नॉट वरी, ये आखिरी फॉर्म है क्लासिफिकेशन का, प्लांट में आखिरी फॉर्म है ये क्लासिफिकेशन का, इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा भैया, हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को 4 अलग अलग इनके क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इट हैज 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला था आपका अर्ली अटेम्प्ट, सबसे पहला अटेम्प्ट, कहीं से तो किसी ने तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत की होगी, क्या सोच के शुरुआत की, क्या हुआ, किन किन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले होगा अर्ली अटेम्प्ट, फिर आता है क्या बच्चे आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। वी हैव आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वी हैव आर्टिफिशियल, आप पूरा लिख लीजिएगा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर वी हैव व्हाट, तीसरा आता है बच्चे आपका आर्टिफिशियल के बाद तीसरा कौन सा आता है, अर्ली अटेम्प्ट हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, फिर आता है बच्चे आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वी हैव नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड चौथा और आखिरी कौन सा आता है बच्चे आपका फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है। चौथा और आखिरी कौन सा आता है बच्चे आपका फाइलोजेनेटिक्स आता है।
जिसके अंदर में हम क्या देखते हैं बच्चों, एवोल्यूशनरी स्टडीज देखते हैं। ठीक है, तो ये 4 हैं बच्चे आपके क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसके से शुरुआत करेंगे बच्चों, आपके अर्ली अटेम्प्ट से। ठीक है, अर्ली अटेम्प्ट के बारे में बच्चों हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर में, L1 के अंदर में आपने इसके बारे में जाना था। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, अर्ली अटेम्प्ट से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द अर्ली अटेम्प्ट ओनली। ठीक है, अर्ली अटेम्प्ट से अगर हम शुरुआत करें तो अर्ली अटेम्प्ट में क्या हुआ, तो अर्ली अटेम्प्ट किया था बच्चे, जो फर्स्ट सबसे पहला साइंटिफिक अर्ली अटेम्प्ट था वो किसने किया था बच्चे, इट वाज परफॉर्म्ड बाय एरिस्टोटल। ठीक है, सो सबसे पहले ये जो साइंटिफिक अटेम्प्ट था वो किसने किया था, एरिस्टोटल ने किया था। उसने ऑर्गेनिज्म को, अरिस्टोटल भाई साहब ने, अरिस्टोटल सर ने क्या किया बच्चों, ऑर्गेनिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक जो मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी पूरी क्लास में क्या कर रहा हूं बच्चों, वॉक कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है बच्चे, लोकोमोशन है। ठीक है, और अगर कोई मैं पौधा देख रहा हूं तो वो क्या होता है बच्चों, एक ही जगह पे स्थिर खड़ा है, तो वो क्या है बच्चे, ये लोकोमोशन नहीं कर फॉर्म पा रहा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो मूव कर सके और जो मूव ना कर सके। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, लोकोमोशन के बेसिस पे। लोकोमोशन के अनुसार उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो मूव ना कर सके, जो कि परफॉर्म ना कर सके लोकोमोशन। दूसरा क्या कर सके बच्चों, जो लोकोमोशन कर सके। जो लोकोमोशन नहीं कर सकते उनको क्या बुलाते हैं बच्चों, हम प्लांट्स बुलाते हैं। और जो लोकोमोशन कर सकते हैं, जो कि मूव कर सकते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एनिमल्स बुलाते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बेसिस में। अब उन्होंने क्या किया बच्चे, हमने क्या देखा कि प्लांट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड स्टिफनेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड स्टिफनेस हमने क्या देखा, 3 किस्म के प्लांट्स हैं। हर्ब्स, जिसकी हाइट क्या है बच्चों, बहुत छोटी है, as well as we have the second one as shrubs, जो कि मीडियम हाइट के हैं, और फिर टॉल खूब बड़े बड़े ट्रंक्स फॉर्म में, वो कौन से हैं बच्चे, आपके ट्रीज हैं। ठीक है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में इनको क्लासिफाई किया गया। और वही एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी क्लासिफाई किया, रेड ब्लड सेल के बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया कि अगर इनके पास लाल खून है तो कैसा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी उन्होंने क्लासिफाई किया। अगर इनका खून लाल है तो उनको नाम क्या दिया, इनाइमा। अगर खून लाल नहीं है तो क्या नाम दिया, एनाइमा। अगर खून लाल है तो इनाइमा, अगर खून लाल नहीं है तो एनाइमा नाम दिया गया। ठीक है, तो ये था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। ये कौन थे भैया, अपने एरिस्टोटल भाई साहब थे, जो कि विदेश में बैठ के क्या किया था, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। और वहीं भैया एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने किताब लिखी चरक संहिता। एक और साइंटिस्ट थे जो कि इंडिया में थे उस टाइम पे, वो कौन है बच्चे, हमारे चरक थे भैया। उन्होंने, चरक ने क्या लिखा था बच्चों, एक किताब लिखी थी जिसका नाम है क्या, चरक संहिता। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है बच्चों, चरक संहिता। सोचो उस टाइम की बात है ये, जिसपे उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल को क्या किया था, क्लासिफाई। अब इन्हीं चरक को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ आयुर्वेदा। इन्हीं चरक को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद में भैया इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, आयुर्वेद में इन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है, तभी हम इनको क्या बुलाते हैं बच्चों, फादर ऑफ आयुर्वेदा। अब चरक ने क्या किया था बच्चों, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। ठीक है, मतलब प्लांट्स और एनिमल। 200 के करीब उन्होंने एनिमल्स पकड़े थे और 340 के करीब, चरक की स्पेलिंग गलत है, CHRKA, चरक। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, 200 एंड 340 क्लासिफिकेशन। 200 क्या किए बच्चे, आपके एनिमल्स थे, 340 क्या थे बच्चे, आपके प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था बच्चों, क्लासिफिकेशन अपनी भी दी। 200 के करीब उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, 200 के करीब उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया एंड 340 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया। सोच लो,
जब वो हर्ब शब्स कर रहे थे तब इन्होंने दोस्तों कितना बड़ा काम कर लिया था उस टाइम। ठीक है, उनकी बुक थी कौन सी, चरक संहिता। ठीक है, इनकी बहुत फेमस बुक है चरक संहिता, जो कि पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था बच्चे आपका अर्ली अटेम्प्ट, बहुत आसान था। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपनी मेन कहानी आर्टिफिशियल सिस्टम से। ठीक है, देखो आर्टिफिशियल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे किससे, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, देखो अब जितने भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा, उसके कुछ बेसिस होंगे, उसके क्या होंगे, कुछ तरीके होंगे। हमें क्या जानेंगे भैया, हमें जानना है किस बेसिस पे काम किया, किन किन साइंटिस्ट ने काम किया, और किसी एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, किन किन साइंटिस्ट ने काम किया और एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से शुरुआत कर रहे हैं, तो हम इनका क्या देखेंगे बच्चों, बेसिस देखेंगे। ठीक है, इनका हम क्या चेक करेंगे, क्या बेसिस था। तो इनके काम का बेसिस क्या था बच्चे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, उन्होंने किसके बेसिस पे काम किया भैया, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे। तो आर्टिफिशियल के अंदर में हम क्या देखते हैं बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे गए थे, कि इसका बाहरी आवरण कैसा है, दिखने में कैसे है। ठीक है, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे अकाउंट में। ठीक है, ही हैज टेकन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑन देयर अकाउंट। और उन्होंने क्या देखा कि ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने पकड़ा कि ये कैसे हो सकते हैं, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं, वेजिटेटिव हैं एंड रिप्रोडक्टिव। अलग कर दिया उन्होंने क्या, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में कौन से आगे बच्चे आपके, स्टेम, लीफ एंड रूट। वी हैव स्टेम, वी हैव लीफ एंड वी हैव रूट। ठीक है, स्टेम, लीफ एंड रूट। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में उन्होंने क्या देखा बच्चे, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, उन्होंने क्या देखा बच्चे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम देखा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम देखा, के बेसिस पे उन्होंने देखा कि भैया इसका एंड्रोशियम कैसा है, इसका गाइनोशियम कैसा है, इसके अंदर में स्टेम कैसी है, इसके अंदर में लीफ कैसी है, इसके अंदर में रूट कैसी है। अब इनके साइंटिस्ट थे भैया, अलग अलग साइंटिस्ट थे। अब हम देखेंगे भैया कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगहों पे काम किया, कितने सारे साइंटिस्ट ने इनके ऊपर वर्कआउट किया, इसके बारे में सोचा था। तो सबसे पहला काम किसने किया था बच्चों, थियोफ्रास्टस। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया था बच्चे, थियोफ्रास्टस ने किया था। पॉइनियर वर्क थियोफ्रास्टस ने किया, फिर एरिस्टोटल ने भी किया था काम इसके ऊपर, बोहीन ने भी किया था इसके ऊपर काम। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है प्लाइनी द एल्डर, उन्होंने भी काम किया था इसके ऊपर। और अपने कार्लस लीनियस भाई साहब। तो इन इतने सारे अलग अलग तरीके से इन सारे साइंटिस्टों ने क्या किया था बच्चों, इसके ऊपर क्या किया था बच्चों, काम किया था। ठीक है, दे हैव ऑल हैव वर्कड, मतलब थियोफ्रास्टस ने अलग अपने काम किया, एरिस्टोटल ने अलग अपना काम किया, बोहीन ने अलग, प्लाइनी द एल्डर। जैसे कि अभी क्या है भैया, लेक्चर सब लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं, सब लोग एक साथ तो बैठ के नहीं देख रहे ना, सब लोग एक साथ बैठ के तो नहीं देख रहे हो ना। ठीक है, सब लोग अलग अलग जगहों पे बैठ के देख रहे होगे। ठीक है, सब लोग अब अगर एक जगह से देख रहे होगे तो भैया व्यू काउंट नहीं होगा। ठीक है, एक ही जगह पे सब लोग 10 लोग बैठ के देख रहे हो तो व्यू काउंट नहीं होगा, तो थोड़े से व्यूज तो चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट से चैनल को। तो थियोफ्रास्टस, एरिस्टोटल, बोहीन एंड प्लाइनी द एल्डर एंड लीनियस थे भैया, ये सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग जगहों पे काम किया, अलग अलग जगहों पे काम किया। अब इसमें से सबसे ज्यादा, सबसे पहला काम, पॉइनियर वर्क वाज परफॉर्म बाय, सबसे पहले पॉइनियर वर्क किसने किया था, थियोफ्रास्टस ने। लीनियस ने क्या किया था बच्चों, इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर में सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आए थे। He was the one who introduced the sexual characters. ठीक है, he was the one who has introduced what, sexual characters. अब आपको पता ही चल गया किसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने क्या बोला था, तीन या चार पॉइंट्स पे हम पूरा डिस्कशन होगा, बेसिस,
कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, फिर किसी एक साइंटिस्ट के बारे में जिक्र किया जाएगा, फिर हम उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। अब आपको पता चल गया कौन से साइंटिस्ट हैं। हमारे सबसे ज्यादा फेमस साइंटिस्ट कार्लस लीनियस, सबसे ज्यादा फेमस प्रचलित साइंटिस्ट कार्लस लीनियस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम जानेंगे बच्चों थोड़ा बहुत कार्लस लीनियस के बारे में। ठीक है, तो कार्लस लीनियस ने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था। कार्लस लीनियस ने क्या किया बच्चों, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने एक बुक थी उनकी जेनेरा प्लांटरम, ठीक है, ही हैड अ बुक कॉल्ड एज जेनेरा प्लांटरम। उसके अंदर में उन्होंने काफी कुछ लिखा इसके बारे में। उन्होंने क्या किया बच्चों, इसके अंदर में काफी कुछ लिखा और कुछ कुल मिला के 25 क्लासेस बनाई। कुल मिला के कितनी क्लासेस बनाई बच्चों, 24 क्लासेस बनाई। ठीक है, 24 क्लासेस बनाई। ही हैज इंट्रोड्यूस्ड 24 क्लासेस। ठीक है, टोटल 24 क्लासेस बनाई उन्होंने। अब आप बोलोगे सर वो कौन सी 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास क्या, अब वो याद करो, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, लिविंग वर्ल्ड L1, ठीक है, जो कि काफी हमारा अभी फेमस लेक्चर है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे खासे व्यूज आ चुके हैं उसके ऊपर। किंगडम, फाइलम, कीप पॉट क्लीन, क्लास, क्लास वो वाला क्लास, ठीक है, ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो 24 क्लासेस में उन्होंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 24 क्लासेस में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। क्या बेसिस रखा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर कॉमा नंबर ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। पहली 1 to 23 क्लास अलग की और 24वीं क्लास कंप्लीटली अलग थी। ठीक है, उनकी जो फर्स्ट 2 to 23 क्लास थी वो किसकी थी बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर थी। मतलब आपकी फेनेरोगेम्स थे फर्स्ट से लेके आपकी 23rd क्लास। 24 क्लास थी टोटल, 24 क्लास उन्होंने टोटल बनाई, उसमें से पहली से लेके 23वीं क्लास तक फर्स्ट टू 23rd में क्या रखा बच्चे, इन्होंने फेनेरोगेम्स रखे, मतलब अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा। इन्होंने किसको रखा बच्चों, फेनेरोगेम्स को रखा बच्चों। मतलब हमारे इसके या हम क्या है, एक सेकेंड इसको हम पहले फ्लावरिंग प्लांट्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर में उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स रखे और उनको फेनेरोगेमिया कहा। ठीक है, उनको फेनेरोगेमिया के नाम से रखा गया, फेनेरोगेमिया, कितना खतरनाक सा नाम रखा है उन्होंने। और बची बच्चों इनकी 24वीं क्लास में उन्होंने 24th क्लास जो थी, जो इनकी 24th क्लास है, इसके अंदर में, इस 24th क्लास के अंदर में उन्होंने क्या रखा, आपका कौन सा कलर यूज कर रहा हूं, व्हाइट। 24th क्लास में उन्होंने क्या रखा बच्चे, आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ही हैज केप्ट द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रखे इसके अंदर में। ठीक है, ही हैज केप्ट व्हाट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रखे। ठीक है, उन्होंने कौन से प्लांट रखे बच्चों, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रखे। किसमें, 24th क्लास में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रखे, जिसको उन्होंने क्रिप्टोगेमिया नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 24 क्लास टोटल बनाई। इस तरीके से उन्होंने कितनी बच्चों, 24 टोटल क्लास बनाई। ठीक है, अब ये कुछ इसके अंदर में पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स आ गए। ठीक है, जिसके बारे में हम जानेंगे। अब इसके अंदर में कुछ पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स थे, जो उन्होंने सब कुछ बनाया, सब कुछ अच्छे तरीके से बनाया, बस उनके कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी भैया जब ड्रॉबैक्स आपके टीचर लिखता है ना, तो भाई बहुत बुरा लगेगा। अगर काश इस वक्त कार्लस लीनियस भाई साहब जिंदा होते तो उनको बहुत बुरा लगता, अरे यार मेरे काम पे ड्रॉबैक निकाले गए। ठीक है, काम में कमियां निकाली गई। तो कुछ ड्रॉबैक्स थी बच्चे इनकी। पहला ड्रॉबैक क्या था बच्चे, उन्होंने फाइलोजेनी को कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, फाइलोजेनेटिक्स को किसी ने कंसिडर ही नहीं किया। उस टाइम पे दिमाग में ही नहीं आया था किसी को कि एवोल्यूशन कुछ हो सकता है। ठीक है, phylogeny was not considered. फाइलोजेनी को कंसिडर ही नहीं किया गया। ठीक है, फाइलोजेनी वॉज नॉट कंसिडर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या किया गया बच्चे, सेकेंड पॉइंट में क्या रखा, इक्वल वेटेज
इक्वल वेटेज दिया गया किसको, आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को। इक्वल वेटेज किया दिया गया बच्चों आपके फ्लोरल कैरेक्टर्स को एज वेल एज द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जो कि इक्वल वेटेज नहीं रखते, क्योंकि अगर आपके रिप्रोडक्टिव वॉल ही नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनका दूसरा ड्रॉबैक क्या था बच्चों, उन्होंने इक्वल वेटेज रखा किसको, फ्लोरल कैरेक्टर्स को, एंड मतलब आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम इसको 1 पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम 1 पॉइंट लगा देते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्लियरली हो जाएगा, उनसे ये गलती हो गई। ठीक है, उन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया किसको, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दिया। ठीक है, उन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर को दोनों को क्या कर दिया भैया, इक्वल वेटेज दे दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ गया भैया, उनके ड्रॉबैक आ। ठीक है, अब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही लिए हैं। ठीक है, इन सब ने क्या किया बच्चों, इन्होंने सबसे ज्यादा सब ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही लिया है। अब उसको ओवरकम करने के लिए आया क्या भैया, आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर शुरुआत हुई क्या भैया, अलग सोच रखने वाले लोगों की। फिर आया क्या भैया, आपका आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आया क्या भैया, इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। क्या आ गया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भैया उसी तरीके से पढ़ेंगे, बेसिस एंड साइंटिस्ट को लेके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिस ओनली। इनका बेसिस क्या था, मतलब जो आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसका क्या पर्टिकुलर अनुसार किस बेसिस पे उन्होंने काम किया। तो भैया इनके कुछ बेसिस कॉमन थे। पहली चीज क्या की भैया, ये जो पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसको उन्होंने एज इट इज ले लिया। उन्होंने बोला यार, लोगों ने क्या बोला उस टाइम पे, चलो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो उन्होंने सही काम कर लिया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपने क्या किया भैया, लेट्स सपोज आप कभी कोई लड़की से मिलने गए। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज आप कभी किसी लड़की से मिलने गए हो। अब क्या हुआ, एक तरीका होता है क्या लड़की पसंद करने का, देखते ही एक नजर में लड़की भाग गई। लड़की देखने गए और क्या हुआ, एक नजर में क्या हो गई, लड़की भाग गई। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका रंग रूप देख के, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के, रंग रूप देख के आपको पसंद आ गई। और कुछ लोग होते हैं कैसे कि वो क्या करते हैं, लड़की को कैसे पसंद करते हैं, अच्छा यार पहले लड़की से थोड़ा बातचीत कर लेता हूं, मैं उसका पहले क्या जान लेता हूं, बिहेवियर जान लेता हूं, मैं उसका क्या कर लेता हूं भैया, नेचर जान लेता हूं कि हमारी मैचिंग होगी कि नहीं, हम अच्छे से मिल बांट के जी पाएंगे कि नहीं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने भैया सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख के, मतलब बाहरी लड़की को दूर से देख के आपको पसंद कर दिया। अब बाद में पता चले कि वो लड़की गोल्ड डिगर निकले तो क्या होगा। जब बाद में पता चले लड़की गोल्ड डिगर है, तब तो भैया आप तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। हाँ, फिर तो बस एक ही गाना चलेगा, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। हाँ, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स चलो ठीक था। अब इन्होंने क्या किया, और इवॉल्व किया इस क्लासिफिकेशन को, और क्या किया बच्चों, इवॉल्व किया क्लासिफिकेशन को, और इंट्रोड्यूस किया क्या इसके अंदर में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ उन्होंने और भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या लिखा, साइंटिस्टों ने उस टाइम पे अनाटॉमी को कंसीडर किया। अनाटॉमी के साथ साथ उन्होंने क्या किया बच्चों, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया, मतलब पूरा नेचर बिहेवियर सब जान रहे हैं साइंटिस्ट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया, एम्ब्रियोलॉजी लिया, एम्ब्रियोलॉजी लिया, उन्होंने साइटोलॉजी लिया, उसके फिजियोलॉजी चेक की। ठीक है, उसकी क्या की, पूरी की पूरी फिजियोलॉजी चेक करने लग गए। अच्छा, इसके अंदर में कैसा रिएक्शंस हो रहे हैं, इसके प्लांट के अंदर में कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें कंसीडर की गई। अब बताओ कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, कि सिर्फ लड़की को बाहर से देख के पसंद कर दिया, या आपने पूरा अंदर से जांच पड़ताल करके अच्छा नहीं, इस लड़की का नेचर अच्छा है, मैंने कुछ महीने बात किया है, हमारी अच्छी बनती है। ठीक है, तब जाके जिंदगी अच्छी चलती है। ठीक है, सिर्फ बाहर, मैं यही एक पर्सनल एडवाइस दूंगा सही बच्चों से, कभी भी अगर लड़की पसंद कर रहे हो सिर्फ रंग रूप से मत पसंद कर लो यार। या लड़का, अगर मैं सेम लड़कियों के लिए भी कहूँ, लड़कियों
कभी भी कोई लड़का अगर पसंद आता है तो सिर्फ उसके चेहरे पे मत जाना, उसका नेचर पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, नेचर पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड उन्होंने क्या किया बच्चों, अंदरूनी स्ट्रक्चर्स लिए, काफी सारे स्ट्रक्चर्स लिए। तो ये जो सिस्टम था ये वाला तो पुराना था, अब ये हुआ नया, तभी हम इसको, इस क्लासिफिकेशन को हम 2D क्लासिफिकेशन भी बुलाते हैं। वी कॉल देम एज 2D क्लासिफिकेशन। क्या बुलाते हैं बच्चों, 2D क्लासिफिकेशन। वजह क्या है भैया, वजह क्या है, क्यों, क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो पुराना ले लिया, फिर एक नया सेट ऑफ कैरेक्टर्स पकड़े, एक नया सेट ऑफ स्टडीज पकड़ी, तभी हम इसको क्या बुला रहे हैं, 2 डायमेंशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दूसरी नाम क्या है बच्चों, 2D क्लासिफिकेशन भी होता है। अब ये इसका मेन क्या था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने क्या रखा था बच्चों, मेन का काम क्या था बच्चों, बेस्ड अमंग द, this was mainly based among the natural affinities of organism। ये किसके ऊपर था, नेचुरल, बेस्ड अमंग नेचुरल affinities of organism, ठीक है। ये कुछ इस पे नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, थोड़ी सी इंग्लिश गलत होगी, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। एक सेकंड, इंग्लिश गलत हो गई है, इंग्लिश को सही करते हैं, ठीक है, मुझे भी इंग्लिश की क्लासेस लेनी पड़ जाएंगी, ठीक है। बेस्ड ऑन क्या है, बेस्ड ऑन क्या, आपका नेचुरल एफिनिटीज, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। किसके ऊपर बेस्ड था बच्चों, नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में जो नेचुरल एफिनिटीज है उसके बेसिस पे था ये आपका, ठीक है। नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ था। अब इसको हम 2D क्लासिफिकेशन भी बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं भैया साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। तो भैया इसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट, इस कहानी में भी भैया बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। जैसे कि साइंटिस्ट हैं जॉन रे, वो आपके साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं बच्चों, वी हैव जॉन रे, वी हैव डी कैंडोल, डी जेस्वे, ठीक है, डी जेस्वे, और आपके कौन थे, बेंथम एंड हुकर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। याद करो बच्चों, जब मैं आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको हर्बेरियम पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बोला था, हर्बेरियम क्लासिफिकेशन। हाँ, ये जो हर्बेरियम के अंदर में जो हम डिपोजिशन कर रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं, हर्बेरियम शीट बना ली, और उसको हम जब डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको जब अरेंज कर रहे हैं, उसको हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, याद आ गया, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे, ये आपके आगे बेंथम एंड हुकर आपके। अब आपको पता है पायनियर वर्क किसने किया था, सबसे पहला काम किसने किया, जॉन रे ने। सबसे पहला काम किसने किया था बच्चों, पायनियर वर्क, सबसे पहला काम किसने किया था, आपका जॉन रे ने, ठीक है। पायनियर वर्क वाज परफॉर्म्ड बाय जॉन रे इटसेल्फ, पायनियर वर्क जॉन रे ने किया था, और इसकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिकल वैल्यू आपके बेंथम एंड हुकर ने दी थी। अब आपको पता चल चुका है हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे भैया लोग, बच्चा लोग, किस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर के बारे में, यस, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, प्रैक्टिकल वैल्यू दी थी किसने भैया, बेंथम एंड हुकर ने इसके अंदर में किया था। तो अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, बेंथम एंड हुकर, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है भैया उन्होंने, ठीक है। बेंथम एंड हुकर के बारे में हम पढ़ेंगे। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था बच्चों, एक और किताब का वॉल्यूम लिखा था, ठीक है। देखो उस टाइम पे किताब के वॉल्यूम बनते थे, ठीक है, काफी सारे किताबों के क्या बनते थे बच्चों, वॉल्यूम, अलग अलग क्या बनते थे बच्चों, वॉल्यूम्स बनते थे। उनकी एक बुक पब्लिश कराई थी उन्होंने, एक बुक पब्लिश कराई थी, जनरा प्लांटरम वॉल्यूम 3, ठीक है। उन्होंने एक बुक को पब्लिश कराया था उस टाइम पे, एक बुक थी, मतलब या बोल सकते हैं बुक के अंदर में उन्होंने अपना काम को पब्लिश किया था, इस ये तरीका बोलना ज्यादा अच्छा होगा। एक बुक के अंदर में उन्होंने अपने काम को पब्लिश कराया था। बुक भैया आप सबको पता है, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। अपने किसकी बुक है, कार्लस लिनियस भाई साहब की बुक है, जिसका नाम क्या है, जनरा प्लांटरम की वॉल्यूम 3,
मतलब कई सारे पार्ट 3 बोल सकते हैं जेनेरा प्लांटरम। उस टाइम पे वॉल्यूम लिखा जाता है, मतलब किताबों के लिए वॉल्यूम ही लिखा जाता है, लेकिन आजकल के जेनजी दुनिया लोगों के लिए पार्ट्स। ठीक है, तो आपका क्या है बच्चों, उन्होंने बुक पब्लिश कराई, कौन सी पब्लिश्ड बुक, जेनेरा प्लांटरम। ठीक है, ही हैज पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड एज द जेनेरा प्लांटरम, जिसका क्या थी बच्चों, तीसरी वॉल्यूम के अंदर में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उन्होंने क्या किया बच्चों, प्लांट किंगडम को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। ठीक है, ही हैज डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इनटू 2 पार्ट्स। सेम चीज, सब कुछ सही था इनका। ही हैज डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इनटू 2 पार्ट्स, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। ठीक है, उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया भैया, क्रिप्टोगेमी और क्या हो गया भैया, फेनेरोगेमी। उन्होंने क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी में क्या किया था बच्चों, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। ठीक है, सेम चीज था भैया, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। क्लियर है बच्चों। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, क्रिप्टोगेमी को तो वैसे ही रखा, उन्होंने फेनेरोगेमी में क्या किया बच्चों, फर्दर एडिशन किए। फेनेरोगेमी में कुछ फर्दर एडिशन किए, मतलब फेनेरोगेमी को अपने तरीके से उन्होंने किया। ठीक है, फेनेरोगेमी को पूरा तरीके से हिला दिया। ठीक है, अपने तरीके से उन्होंने पूरे तरीके से फेनेरोगेमी को अलग तरीके से लिखा। उन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्लासेस बनाई, मतलब कुछ इस तरीके से बनाई। पहले रखा क्या, डाइकॉटिलिड ने, देन ही हैज केप्ट जिम्नोस्पर्म एंड देन मोनोकॉटिलिड। अब आप देखो गलती देखो यहां पे कितनी बड़ी हो गई उनसे। गलती देख रहे हो भैया कितनी बड़ी हो गई। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने डाइकॉट की जगह सही रखी, मोनोकॉट की जगह सही रखी, लेकिन यहां पे जिम्नोस्पर्म में उन्होंने गलती कर दी। यह है इनका ड्रॉबैक आ गया। इनका ड्रॉबैक क्या आ गया, पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या हो गई बच्चों, एग्जैक्टली गलत हो गई। पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या कर दिया बच्चों, उन्होंने गलती से मिस्टेक कर दी और गलत डाल दिया। उन्होंने टोटल 202 फैमिली बनाई थी, जिसमें से 165 फैमिली किसकी थी, आपकी मोनो डाइकॉट की थी। उन्होंने 165 फैमिली दी किसकी, डाइकॉट की। 165 फैमिली किसकी दी बच्चों, डाइकॉट की दी। जिम्नोस्पर्म की उन्होंने 3 फैमिली दी, मोनोकॉट की 34 फैमिली दी। 3 फैमिली जिम्नोस्पर्म की, ठीक है, और आपकी 34 फैमिली के अराउंड आपके ये आ गया मोनोकॉट। जोड़ लो कितना हो गया, 4 4 5 9 और 2 3 इधर आ गया, 202 फैमिलीज। तो टोटल उन्होंने 202 फैमिली दी थी। बहुत बड़ा काम है ये, बताइए, बहुत बड़ा काम है। तो इसीलिए अभी भी हमारा जो हर्बेरियम की जो क्लासिफिकेशन है इसमें यही फॉलो करते हैं। हमने हर्बेरियम की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर में हमने जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिलीज को हमने फेनेरोगेम्स के अंदर ही रखा है, जो कि होना चाहिए था किसमें, आपके बाहर होना चाहिए था। मतलब ये इसके साथ में नहीं होना चाहिए था, मतलब जिम्नोस्पर्म की पोजीशन यहां होनी चाहिए थी, डाइकॉट की पोजीशन यहां होनी चाहिए थी। ये गड़बड़ हो गई थी। ये क्या हो गई थी बच्चों, बहुत बड़ी उनसे क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी मिस्टेक, सारी की सारी मिस्टेक्स को हम क्या करते हैं बच्चों, एक जगह पे हम कर लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं उनकी मेरिट क्या थी। उन्होंने कुछ अच्छा भी तो किया यार, तभी तो हम इनको इतना नाम लेते हैं। इनकी कुछ मेरिट भी तो थी। मेरिट भी इनकी क्या थी, मोनोकॉट की जो पोजीशन थी बच्चों वो एग्जैक्टली सही थी। मोनोकॉट वॉज प्लेस्ड राइट, मोनोकॉट वॉज प्लेस्ड राइट, सही जगह पे, एग्जैक्टली सही जगह पे उन्होंने मोनोकॉट को रखा था। जहां पे होना चाहिए था मोनोकॉट, वहीं पर जाके उन्होंने क्या किया था बच्चों, मोनोकॉट को रखा था। मोनोकॉट वॉज प्लेस्ड राइट। दूसरा क्या था बच्चों, डाइकॉट के कुछ आपके प्रिमिटिव ग्रुप्स थे, मतलब उसको डाइकॉट्स के कुछ ग्रुप्स थे, जैसे आपके रेनियल्स वाले ग्रुप हैं, उसके अंदर में जो सुपीरियर ओवरी है, मतलब वो कैसे होते हैं, इंफीरियर, मतलब सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है उनके अंदर में। उनकी पोजीशनिंग भी क्या की थी बच्चों, एग्जैक्टली सही की थी। उनके अंदर में एक ग्रुप है बच्चों, एक ऑर्डर है रेनियल्स, उनकी प्रिमिटिव पोजीशन दी थी जो कि सही था। ठीक है, उन्होंने रेनियल्स को एक प्रिमिटिव पोजीशन दी थी। ये क्या है बच्चे, ऑर्डर है, उसको क्या दिया था बच्चे, एक प्रिमिटिव पोजीशन दी थी। जो कि एग्जैक्टली सही निकला अब तक। ठीक है, तो मेरिट के अलावा हमें क्या, हमें क्रिटिसाइजिंग में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, इनके डीमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी
इनके गलतियां क्या क्या हुई थी, ड्रॉबैक्स क्या थे, जिसको हम डीमेरिट भी बोल सकते हैं, यार चलो ड्रॉबैक लिखते हैं। क्या क्या इनसे छूट गया था, क्या क्या ये नहीं कर पाए थे, बाद में हुआ था, क्या क्या ये नहीं कर पाए थे, ये बाद में हुआ था। तो चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं पीजी ऑफ मैथ्स के थ्रू, पीजी ऑफ मैथ्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या था बच्चों, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी वॉज नॉट कंसिडर्ड, फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं किया गया था, फाइलोजेनी वॉज नॉट कंसिडर्ड। सेकेंड क्या था बच्चों, जिम्नोस्पर्म की रॉन्ग पोजीशन, पीजी ऑफ मैथ्स याद रखिएगा बच्चों, मैं आपको अभी बताऊंगा। जिम्नोस्पर्म वॉज प्लेस्ड रॉन्ग, जिम्नोस्पर्म की पोजीशन क्या थी बच्चों, रॉन्ग थी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की पोजीशन क्या थी बच्चों, रॉन्ग थी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वाज प्लेस्ड रॉन्ग, रॉन्ग गलत जगह पे जिम्नोस्पर्म को रखा था, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म वाज प्लेस्ड रॉन्ग। फिर क्या था बच्चों, ऑर्किडेसी वाज गिवन अ प्रिमिटिव पोजीशन, ठीक है। ऑर्किडेसी को उन्होंने क्या कर दिया था बच्चों, प्रिमिटिव पोजीशन दे दिया था, जो कि एक एडवांस ग्रुप है। ऑर्किडेसी वाज गिवन अ प्रिमिटिव पोजीशन, लेकिन ये ग्रुप कैसा है बच्चों, काफी ज्यादा एडवांस ग्रुप है। ऑर्किडेसी को क्या दे दिया था बच्चों, प्रिमिटिव पोजीशन। तो क्या कहां तक पहुंच गए, पीजीओ। अब हम एफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स वाज निग्लेक्टेड, ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स वाज निग्लेक्टेड, फ्लोरल कैरेक्टर्स वर निग्लेक्टेड, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स को क्या किया गया था बच्चों, काफी ज्यादा निग्लेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या था, मोनोकॉट फैमिली वर नॉट पोजीशन करेक्टेड। देखो मोनोकॉट को सही पोजीशन दिया नहीं दिया, लेकिन उसकी कुछ फैमिलीज को गलत जगह रखा था। मोनोकॉट फैमिलीज वाज प्लेस्ड, कुछ मोनोकॉट की फैमिली, मोनोकॉट फैमिली वाज रॉन्गली प्लेस्ड, वाज रॉन्गली। तो अगर हम देखें तो इसको याद करने के लिए, ड्रॉबैक को याद करने के लिए बच्चों एक टर्म याद कर लेना, लॉग या पीजी ऑफ मैथ्स, ठीक है। पीजी ऑफ मैथ्स, पी से आ गया फाइलोजेनी वाज नॉट कंसिडर्ड, जी से क्या आ गया, जिम्नोस्पर्म वाज प्लेस्ड रॉन्ग, ओ से क्या आ गया, ऑर्किडेसी वाज गिवन अ प्रिमिटिव पोजीशन, एफ से क्या आ गया, फ्लोरल कैरेक्टर्स वाज निग्लेक्टेड, ठीक है। ये क्या हो गया, पीजी ऑफ मैथ्स। एम से क्या आ गया बच्चे आपका, मोनोकॉट फैमिली वाज रॉन्गली प्लेस्ड, ठीक है। पीजी ऑफ मैथ्स के फॉर्म में आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। पीजी ऑफ मैथ्स के फॉर्म में क्या कर सकते हो बच्चों, इसको आराम से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्या, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। इजी है बच्चों, ये ज्यादा टफ नहीं। और आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा यार, परेशान मत हो, बिल्कुल भी आज का लेक्चर हम बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से आप कर सको, ठीक है, आराम से आप पढ़ सको, आराम से एक छोटा सा ही रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अपने, कौन सा बच्चा, चौथा, फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है। 1 2 3 हो चुका है, अर्ली हो चुका है, आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल सिस्टम हो गया। अब हम सबसे ज्यादा मेन फाइलोजेनेटिक्स, जो कि भैया बार बार बात करते हैं, फाइलोजेनी वाज नॉट कंसिडर्ड, फाइलोजेनी वाज नॉट कंसिडर्ड। अब चलो उसका रोना खत्म करते हैं, ठीक है। फाइलोजेनी के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, फाइलोजेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपका लास्ट क्या है बच्चे, आपका फाइलोजेनेटिक्स है। फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है। लास्ट कौन सा आता है बच्चों, फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स के बारे में बच्चों मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ये क्या होता है, एवोल्यूशनरी स्टडीज, ठीक है। फाइलोजेनेटिक्स के बारे में हमने पहले भी बात किया है। इसके अंदर भी हम क्या कंसिडर करते हैं, एवोल्यूशनरी स्टडीज के बारे में हम क्या करते हैं बच्चों, कंसिडरेशन करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों, इसका वही चीज है, सेम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बेसिस, फिर साइंटिस्ट, और फिर किसी एक साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। बेसिस, साइंटिस्ट एंड देन किसी एक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चे इनका बेसिस क्या था, इनको हम क्या बुलाते हैं, 2D प्लस 1D क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, 2D। 2D कौन सा,
2D कौन सा था बेटा? 2D कौन सा था? 2D ये है बच्चे आपका 2D क्लासिफिकेशन, ये है कौन सा बच्चे आपका 1D। तो 2D में एक और जोड़ दिया तो क्या बन गया? 3D क्लासिफिकेशन। समझ में आया क्या बच्चों के? मगज में छाया कि नहीं? मगज में छाया कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? 3D क्लासिफिकेशन। 2D पुराना वाला और इसके अंदर में एक और आर्टिफिशियल और नेचुरल को कंबाइन करके क्या बना? 2D बना। अब उसके अंदर में हमने फाइलोजेनेटिक्स को और ऐड कर दिया तो क्या बन गया बच्चे? आपका 3D क्लासिफिकेशन बन गया। ठीक है, तो इसमें ये जो 1D है, ये जो 1D है बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइलोजेनी रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोल्यूशनरी स्टडीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर में। ये 1D हमने जो ऐड किया वो क्या ऐड किया बच्चों? हमने एवोल्यूशनरी स्टडीज को ऐड किया फाइलोजेनी के नाम से। ठीक है, फाइलोजेनी के नाम से हमने एवोल्यूशनरी स्टडीज को ऐड किया। ठीक है, द टर्म फाइलोजेनी वाज गिवन बाय लमार्क। जो ये टर्म है बच्चों फाइलोजेनी वाज गिवन बाय लमार्क। ठीक है, ये जो टर्म था फाइलोजेनी किसने दिया बच्चों? लमार्क ने टर्म दिया था। और कॉन्सेप्ट किसने दिया था बच्चों? ये फाइलोजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। इट वाज गिवन बाय हैकेल। ठीक है, टर्म किसने दिया था? लमार्क ने दिया था। कॉन्सेप्ट किसने दिया था बच्चों? हैकेल ने दिया था। ठीक है, अब इसमें अलग अलग आपके साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, लेट्स सी फॉर द साइंटिस्ट नाउ। साइंटिस्ट कौन कौन से बच्चों इनके साइंटिस्ट है? इक्लो, एंगलर एंड प्रैंटल, तो सबसे ज्यादा शुरुआत का काम किसने किया था? शुरुआत का काम किसने किया था? इक्लर ने किया था। फिर आए बच्चों हमारे एंगलर एंड प्रैंटल, फिर आपके हचिंसन एंड तख्ताजान। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट हैं। मैं साइंटिस्ट किस तरीके से लिख रहा हूं? डायरेक्ट लिख रहा हूं ना? हाँ, वैसे ही लिखना है मुझे। ठीक है, फिर कौन से? हचिंसन, HUT, स्पेलिंग देख रहे हो कितनी खतरनाक है। हचिंसन हो गया। और फिर कौन है भैया? तख्ताजान। तो बच्चों सबसे ज्यादा पॉइनियर वर्क किसने किया था? आपको सबको पता है सबसे टॉप वाला होता है भैया, तो सबसे ज्यादा पॉइनियर वर्क किया था किसने? आपके एक्लर ने बच्चों पॉइनियर वर्क किया था। तख्ताजान ने क्या किया था बच्चों? इसको सबसे ज्यादा एडवांस वर्क आपके तख्ताजान ने किया था। एडवांस वर्क किसने किया था बच्चों? तख्ताजान एंड हचिंसन दोनों ने किया था इनफैक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा एडवांस वर्क तख्ताजान ने किया था। तो तख्ताजान ने भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल गए थे, गफलत में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल गए थे। और उन्होंने कौन सी किताब? पहले हम थोड़ा सा तख्ताजान के बारे में जान लें। ठीक है, जो साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कौन से? तख्ताजान है। तख्ताजान है बच्चों वो साइंटिस्ट जिनके बारे में हम पढ़ने वाले। ठीक है, हम जिन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है भैया? तख्ताजान है। उन्होंने क्या लिखा था बच्चों? डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर उन्होंने एक किताब लिखी थी, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लिखी थी। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लिखी थी। और उन्होंने क्या बोला उसमें? टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बच्चों, कई बार पूछा गया वाला स्टेटमेंट है ये। उन्होंने क्या बोला? टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी taxonomy without phylogeny is just like bone without flesh, is just like bone without flesh। उन्होंने ये कहा। उन्होंने क्या बोला बच्चों? टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन विदाउट फ्लेश। ठीक है, टेक्सोनॉमी के बिना फाइलोजेनी। ठीक है, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन विदाउट फ्लेश। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था ये।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। तो भैया ये सारे थे आपके चारों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये चारों को आपको क्या करना है बच्चों, डिटेल में अच्छे से, जितना मैंने पढ़ा है बेटा ये सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो मत पढ़ना, इससे ज्यादा कोई आपको पढ़ा रहा है तो मत पढ़ना, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो अब बारी किसकी, आप सभी को पता है, क्विज की बारी। टड़ा, तो आपको क्या करना है भैया, क्विज कमेंट सेगमेंट में करना है। यार बहुत सारे बच्चे नहीं करते यार, क्यों नहीं करते हो, आता नहीं है क्या, कर लोगे यार, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो बेटा, ट्राई किया करो क्विज का आंसर करने के लिए, ठीक है। फटाफट से क्विज का आंसर करेंगे। तो क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को रोको, कमेंट में लिखो, टाइमलाइन लिखो, आंसर करो। ट्रैकियोफाइट्स इंक्लूड, ट्रैकियोफाइट्स में क्या क्या आते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं आंसर कतई नहीं करूंगा। टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ट्रैकियोफाइट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जिसके अंदर में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसके अंदर में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो। तो मैंने एकदम शुरुआत में बताया था वैस्कुलर टिश्यू कहां से शुरुआत हुई थी, कहां से शुरुआत हुई थी, अब मैंने हिंट भी दे दिया है। अगला क्वेश्चन, एल्गे आर प्लेस्ड इन, एल्गे किस में रखा गया है, थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा। फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, इसका भी आंसर करेंगे। आसान आसान क्वेश्चंस हैं यार, सारे क्वेश्चंस क्या है बच्चों, काफी ज्यादा आसान है, आपको बस क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है, यू हैव टू जस्ट आंसर देम। चलें आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स, अब मैं आपको कुछ थोड़ी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ठीक है, बस अंदर अगले 15-20 मिनट में आपका लेक्चर भी ये खत्म हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें बताऊंगा। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चों, ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये लास्ट सेगमेंट होगा बच्चे इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक का, क्लासिफिकेशन का, ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। तो सबसे पहला आता है आपका साइटोटेक्सोनॉमी या कैरियोटेक्सोनॉमी। द फर्स्ट वन इज साइटोटेक्सोनॉमी, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चे, कैरियोटेक्सोनॉमी। भैया के बनाना है हमका, कैरियोटेक्सोनॉमी, ठीक है। सबसे पहला क्या है बच्चों, साइटोटेक्सोनॉमी, या जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, कैरियोटेक्सोनॉमी बुलाते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी या कैरियोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में बेसिकली क्या हो रहा है, हम स्टडी कर रहे हैं किसका, क्रोमोसोमल, मतलब हम कह सकते हैं बच्चों इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, लिखेंगे बच्चों मेरे साथ साथ, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with study of chromosome number, study of chromosome number, क्रोमोसोम के नंबर की स्टडी हो रही है, कॉमा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कॉमा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कॉमा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, comma behavior of chromosome during meiosis, behavior of chromosome during meiosis. It's a branch of science which deals with the study of chromosome number, chromosome structure as well as behavior of chromosome, कि कैसे behave कर रहा है chromosome during meiosis, meiosis के दौरान ये कैसे behave कर रहा है, उसी के बारे में होता है, ठीक है। अब आता है बच्चों, ये हो गया आपकी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन को हम क्या बुलाते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी। ये था कैरियोटेक्सोनॉमी, दूसरी क्या है बच्चों, कीमोटेक्सोनॉमी। सेम चीज, सब ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, वही चीज, वही उसी तरीके से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ, साइंस की स्पेलिंग ही भूल गया हूं, SCIENCE, साइंस पढ़ाते पढ़ाते ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच, अरे भैया मिट जाओ, विच डील्स विद द, ऐसा लग रहा है सेकंड क्लास को पढ़ा रहा हूं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ RNA, कॉमा DNA, कॉमा प्रोटीन,
एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? केमिकल नेचर जानते हैं किसका? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम क्या कर रहे हैं बच्चों? केमिकल नेचर को जानते हैं। ठीक है, केमिकल नेचर को पढ़ते हैं। लास्ट, तीसरा और आखिरी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको हम क्या बुलाते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, जिसको हम टैक्सीमेट्रिक्स भी बुलाते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, या जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? टैक्सीमेट्रिक्स भी बुलाते हैं, या क्या बुलाते हैं बच्चों? एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। ठीक है, एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन मतलब टेक्सोनोमी, एडेंसोनियन टेक्सोनोमी भी बुलाते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, टैक्सीमेट्रिक्स या एडेंसोनियन टेक्सोनोमी भी बुलाते हैं इसको। तो ये सिंपल है बच्चे, इसके अंदर हम पूरा का पूरा मैथ्स करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? पूरा का पूरा क्या करते हैं? मैथ्स। मतलब आपको क्या हो गया, कोई सैंपल मिला, आपने क्या किया? उसको उठाया, पिक किया, उसके क्या किया? सारे कैरेक्टर्स को एक जगह पे लिखा, उसको क्या किया बच्चों? कंप्यूटर में फीड किया, फिर एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम को रन किया। सिंपल एज दैट। तो इसके अंदर में हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहला काम क्या करते हैं? लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कैरेक्टर। जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उसको वो किया, लिस्टिंग ऑफ ऑल, सारे के सारे कैरेक्टर्स को हमने लिस्ट किया। लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स आपको कोई भी अनजान चीज दिखी, उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को हमने क्या किया? लिस्ट कर दिया। लिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स, और उसको क्या किया बच्चों? कोडेड फॉर्म किया। उन सब का कोडेड फॉर्म बना दिया, जैसे कि शर्ट का बना दिया, ये शर्ट के कपड़े का बना दिया 1, बटन का बना दिया 2, कॉलर का बना दिया 3, जीन्स का बना दिया 4। उस तरीके से इन सब का कोडेड फॉर्म बनाया। फीडेड ऑन कंप्यूटर, इसको फीड कर दिया ऑन कंप्यूटर। और फिर क्या कर दिया बच्चों? चौथा काम क्या किया? ABCDE। चौथा काम क्या किया बच्चों? रन स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम। तो कई सारे स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम होते हैं, डेटा होते हैं, जो कि इसको आप रन कर सकते हैं। रन करेंगे क्या बच्चों? स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम को रन करेंगे, जिसके बेसिस पे क्या दिखेगा? अगर ये मैच कर गया तो सिमिलैरिटी पता चल जाएगी, अगर नहीं मैच करेगा तो डिसिमिलैरिटी पता चल जाएगी। सिंपल एज दैट। अगर मैच कर गया तो सिमिलैरिटी, अगर मैच नहीं किया तो क्या हो जाएगा बच्चों? डिसिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी हो जाएगी। तो अगर ये मैच कर गया तो क्या मिल जाएगा? सिमिलैरिटी, और सेम ग्रुप में रख देंगे। अगर मैच कर गया तो सिमिलैरिटी, तब हम इसको क्या करेंगे? सेम ग्रुप में रखेंगे। अगर मैच नहीं किया तो क्या होगा बच्चों? डिसिमिलैरिटी। तब हम इसका क्या करेंगे? एक नया ग्रुप बना देंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर मैच कर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेम ग्रुप। अगर मैच कर गया तो सेम ग्रुप, मतलब हमने जो भी पेन पाया या शर्ट पाई, हमने क्या कर दिया? उसका प्रोग्राम में रन करके चेक किया, उसको हमने AI स्कैन करके चेक किया। अगर मैच कर गया तो सेम ग्रुप, अगर नहीं तो हम बोलेंगे भैया यूरेका, एलियन पा गया, या हम बोलेंगे एक नई खोज हमने कर दी है। इसी को हम क्या बुलाते हैं? न्यूमेरिकल फोनेटिक्स या टैक्सीमेट्रिक एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको दो और चीज बताऊंगा, दो और बेसिक चीज बताऊंगा बच्चे। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम, और दूसरा आपको क्या बुलाऊंगा? डेंडोग्राम। बेटा डेंडोग्राम पे मैंने पूरी रिसर्च की। ठीक है, डेंडोग्राम पे मेरा थीसिस था। ठीक है, जो मेरा थीसिस का रिजल्ट आया था डेंडोग्राम के थ्रू आया था। ठीक है, जो मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मेरा इसी के थ्रू आया था, डेंडोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो क्लैडोग्राम एंड डेंडोग्राम होते हैं बच्चों आपके दो चीज। डेंड्रोग्राम, ठीक है, क्लैडोग्राम क्या है? फैमिली ट्री बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी स्टडीज है। ठीक है, क्लैडोग्राम में ये कैसे बना रहे हैं बच्चों? एक फैमिली ट्री बना रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग अ फैमिली ट्री बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी स्टडीज। ठीक है, फैमिली ट्री बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी स्टडीज बनाएंगे। और वहीं पे डेंड्रोग्राम में हम क्या करते हैं बच्चों? आपकी जो डेंड्रोग्राम है ये फैमिली ट्री बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। डेंड्रोग्राम है ये। डेंड्रोग्राम में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं बच्चों? फैमिली ट्री बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। फैमिली ट्री बनाएंगे बेस्ड ऑन
न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब हम चेक करेंगे किसके साथ ये मैचिंग कितनी ज्यादा कर रहा है, किसके ज्यादा ये सबसे ज्यादा क्लोजली मैच कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोजली किसके साथ ये क्या कर रहा है बच्चों, मैचिंग शो कर रहा है। अगर मैं आपको क्लेडोग्राम का एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, तो लेट्स सपोज हमने क्या बात की, सब कुछ इवॉल्व हुए एक दूसरे से, तो ये सब कुछ का एवोल्यूशन कहीं से तो शुरुआत हुआ था। तो सब लोग क्या थे बच्चों, एक टाइम पे हम सब के सब मोनेरा थे। मोनेरा से क्या बने भैया, प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस तरीके से ग्रीन से मैंने क्या बना लिया, प्रोटिस्टा। मोनेरा से क्या हुआ, प्रोटिस्टा। अब यही प्रोटिस्टा अलग अलग तरीके से इवॉल्व होते चले गए। एक एवोल्यूशन से क्या बना बच्चे, आपका फंजाई बना। एक एवोल्यूशन से क्या बना भैया, फंजाई का फॉर्मेशन हुआ। एक एवोल्यूशन से क्या बना बच्चे, आपका प्लांटे का फॉर्मेशन हुआ इसी से। और एक से क्या बना बच्चे, आपका एनिमेलिया का फॉर्मेशन। इस तरीके से ये है क्या बच्चे, आपका आर.एच. विटेकर का डेंड्रोग्राम। इस तरीके से आर.एच. विटेकर ने एक डेंड्रोग्राम बनाया था कि मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से ये 3 ब्रांचेस निकले। ठीक है, प्रोटिस्टा से क्या निकली बच्चों, 3 ब्रांचेस। तो ये क्या है, फैमिली ट्री बेस्ड है किसके ऊपर, एवोल्यूशनरी स्टडीज, पूर्वजों की स्टडी से। ये डेंड्रोग्राम क्या है बच्चों, लेट्स सपोज हमने रन किया डाटा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ये कई सारे नंबर होंगे। तो लेट्स सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म का डेटा रन किया, ये एक ऑर्गेनिज्म का। हम चेक करेंगे कितने कितने पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं बच्चों, इनकी मैचिंग हो रही, कितने कितने पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं बच्चों, इनकी मैचिंग हो रही है। फिर एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिक डाटा मतलब एक पाई चार्ट टाइप का बन के निकलता है। ठीक है, पाई चार्ट टाइप का क्या बनता है बच्चों, बन के निकलता है इसके थ्रू। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आज का इस चैप्टर लेक्चर को करते हैं हम कंक्लूड और करते हैं क्या, अपने सेकंड क्विज की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला था लेक्चर बड़ा नहीं होगा, छोटू सा ही लेक्चर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड था ये लेक्चर। ठीक है, इससे ज्यादा आपको मैं सच बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड, ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा है तो भैया आपका प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन डन, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है प्लीज। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, natural system of classification consider external and internal features, ultrastructure and anatomy, embryology and phytochemistry या all of the above। ठीक है, आंसर करना है वीडियो को रोक के। अगला क्वेश्चन, which is or are included in the phanerogams। phanerogams में क्या क्या है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या बोथ, बी एंड सी। आसान क्वेश्चन है यार, बहुत सारे आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं बस फिर से यही चीज कहूंगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये पूरा डिटेल लेक्चर है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कई जगहों पे ये आता है पेपर में, तो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना यार। ठीक है, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार, इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत टाइम निकाल के, बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके, सारी के सारी आपकी पढ़ने की टीम आपकी मेहनत करती है इसके लिए। ठीक है, तो लाइक तो जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और पूरी की पूरी वीडियो देखा करो इसी तरीके से। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।